आज हम बात करने जा रहे हैं रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लेनेट के। बहुत सारे लोगों का ग्रुप में भी पहले मैंने देखा था कि लोग इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते थे कि रेट्रोग्रेशन क्या है और क्या इफेक्ट देता है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू यू। चलो वन बाय वन मुझे बताओ। तो उसका कोई पास्ट कर्मा रह गया होता है। इसके लिए शायद वो शायद वापस आके फिर आते हैं। ओके। और दो दो चीजें साथ में, दो दो चीजें भी रेपिटेटिव होती हैं। हम्म। या पहले या पहले पार्ट ऑफ द लाइफ या दूसरे पार्ट ऑफ द लाइफ ओके। और जर्नी। या कर्मास, उनके कर्मास पेंडिंग होते हैं, वो कंप्लीट करना। ओके। बस इतना पता है। इतना पता है। एक्चुअल क्या होता है रेट्रोग्रेशन वो आपको मालूम है? वो सन से दूर रहते हैं, इसके लिए रेट्रो होते हैं प्लैनेट्स। हाँ, हम उसी पे ऊपर पहले हम लॉजिकली क्या होता है रेट्रोग्रेशन में सबसे पहले वो समझेंगे। उसके पहले मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लेनेट अकॉर्डिंग टू यू। बताएगा और कोई? गुंजन जी, महेश जी, पंकज जी, राहुल जी। जाश। क्या होता है रेट्रोग्रेशन? वही मतलब जो प्लेनेट रेट्रो है तो हम्म। की स्पीड कम हो जाती है। ओके। तो वो अपने पीछे के भी मतलब जो पिछली राशि होती है या पिछला जो होता है उसका भी थोड़ा इफेक्ट दे रहा है। ओके। ठीक है। तो क्या रियलिटी में ऐसा होता है जब हम साइंटिफिकली और लॉजिकली बात करें तब? नो। नो। रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लेनेट का मतलब ये होता है कि प्लेनेट तो हमेशा अपने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में या तो डायरेक्शनल मूवमेंट में ही आगे ही घूमते हैं। उसकी जो भी डिसाइडेड ऑर्बिट रहती है उसके ऊपर ही घूमते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी से उसको देखते हैं या तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ फ्रॉम द ऑर्बिट देखते हैं, तो हमें पृथ्वी की ऑर्बिट से ऐसा दिख रहा है या तो वो पीछे आ रहे हैं, या तो स्टेडी हो रहे हैं, या तो वापस आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ऑर्बिट है ना वो बहुत बड़ी होती है, पृथ्वी से बहुत बड़ी ऑर्बिट में होते हैं। और हर एक का अपना ऑर्बिट का एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया की वजह से हमें पृथ्वी पर देखने से ऐसा लगता है, पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है कि ये प्लेनेट हमारी नजरों से ओझल हो रहा है, या तो वो बैकवर्ड मूवमेंट में जा रहा है। अभी आप सबने उसको ग्राफिकली कभी समझने की कोशिश की है? नहीं कोई सर। वीडियो देख के या कुछ करके कि व्हाट इज नहीं एक्चुअली सर। रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लेनेट? चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैंने एक ग्राफिकल वीडियो देखा है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो वो वीडियो देख के आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन सबको नजर आ रहा है? यस सर। ओके, चलो तो हम यहाँ पे उन्होंने मार्स का एक रेट्रोग्रेशन समझाने की कोशिश की है। हम उसको पहले विजुअलाइजेशन से समझते हैं। If we observe the planet Mars in the sky over a period of 2 years, we see that it slows down, stops, goes back, and then returns to its original path. Why does Mars move like that? In reality, Mars doesn't actually slow down or stop or go back. The movement in the sky we see is just an illusion called apparent retrograde motion. It happens because Mars orbits the Sun at different distances and speeds than Earth does.
If we look at the solar system, planets that are closer to the sun orbit faster. As you know, Earth orbits the sun every 365 days. Mars, on the other hand, completes one orbit of the sun in 687 days, almost twice as long. That means every 2 years, Earth catches and passes Mars. If we look at Mars and Earth's orbital movements from Earth's perspective, we can see clearly that when Earth catches and passes Mars, Mars's path looks like a loop. ये यहां से रेट्रोग्रेड हमें दिखता है, देखिए। समझ में आई बात? ऑडियो ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है सबको? यस सर, यस Yes, सर। sir. सुनी दे रहा है। राइट। ये यहां से रेट्रोग्रेड होना शुरू हुआ, देखिए। हम्म। Apparent retrograde motion is valid for other planets, including the inner planets Mercury and Venus. However, Mercury and Venus always pass Earth during daytime, so their apparent retrograde motions are difficult to observe. तो कुछ समझ में आया इस वीडियो से प्लेनेट रेट्रोग्रेड कैसे होते हैं? यस सर। ठीक है। एक्चुअली दे आर नॉट रेट्रोग्रेड, बट इट सीम्स टू विजिबल लाइक दैट कि वो हमसे ओझल हो रहे हैं या तो हमारे पृथ्वी की ऑर्बिट से पीछे जा रहे हैं। दैट्स व्हाई एट दैट मोमेंट वी कंसीडर दैट प्लैनेट एज अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज रेट्रोग्रेशन, एक्चुअली होता क्या है? हम्म। देखा था आज तक ऐसा? नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा। फर्स्ट टाइम देखा ना? तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि रेट्रोग्रेड मोशन, वो जो हम एस्ट्रोलॉजी में उसको जो कंसीडर करते हैं, दैट इज अवर इल्यूजन। करेक्ट? बट इन रियलिटी इज नथिंग लाइक दैट। वो हम पृथ्वी से जब देखते हैं तो हमारे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, इल्यूजन को हम लोग उसको एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। अब प्लैनेट जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में हमको रेट्रोग्रेड कंसीडर करते हैं तो उसमें होता क्या है, ये हम समझ लेते हैं कि हर एक ग्रह को अलग अलग एक बल प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, कि जैसे ये ग्रह यहां बैठ गया तो उसमें स्थान बल बढ़ गया, ये प्लेनेट यहां पे बैठ गया तो वो दिग्बली हो गया, मतलब उसका बल डबल हो गया। जैसे मंगल 10th हाउस में होता है तो वो दिग्बली होता है। सब पता है सबको? कुछ पता है सबको ये सब? यस सर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर एक ग्रह के कुछ स्थान में बैठे जाने पे या कुछ प्लेसमेंट पे बैठे जाने पे उसको अलग अलग बल प्रदान किया गया है। यस तो सर। जैसे ही प्लेनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो उसमें कौन सा बल बढ़ जाता है मालूम है आपको? नो। उसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है। अब चेष्टा का अर्थ आप क्या समझोगे? चेष्टा का मतलब क्या है, कोई समझाएगा? एनीवन? पावर 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 बढ़ चेष्टा जाता है। मतलब उसकी पावर बढ़ जाती है, मतलब वो ग्रह पावरफुल हो जाता है। और चेष्टा का एक मतलब ऐसा भी रहता है कि इसमें इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, या तो ऐसा भी कहा जा सकता है इसके इंटेंशन, उसका जो इंटेंट है ना, वो इंटेंट में बढ़ोतरी हो जाती है। जब भी प्लेनेट रेट्रो होता है तो हम उसको ऐसा समझेंगे उसके इंटेंट में बढ़ोतरी हो जाती है और वो पावरफुल प्लेनेट बन जाता है। अब पावरफुल प्लेनेट बनने के बाद वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा,
उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन वो जो भी देगा, अगर पॉजिटिव वे में देगा तो पॉजिटिव भी ज्यादा देगा, और नेगेटिव वे में देगा तो नेगेटिव भी ज्यादा देगा। अब हम जब रेट्रोग्रेड प्लेनेट को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल टर्म से जोड़ते हैं, तो उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब आप रेट्रो प्लेनेट को कंसीडर करते हो, अगर वो 6 से 12 हाउसेस में या कोई ऐसे बुरे स्थान में चला जाता है, तो वो बहुत नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। वहां पे उसका चेष्टा बल उस तरीके से बढ़ जाता है कि आपकी रोगों में या तो आपके प्रॉब्लम में बढ़ोतरी कर दे। दिस इज द जनरल कंटेक्स्ट एंड जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेट्रोग्रेशन प्लेनेट एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड आवर अंडरस्टैंडिंग। आई विल नॉट से 100% एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन हमें जो इंटरप्रेट किया जाता है, हमें जो समझाया जाता है, उसके हिसाब से ये होता है। ठीक है। और शुभता और अशुभता उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन दूसरा एक लॉजिकल कंसेप्ट भी हम समझ लेते हैं उसका, कि जैसे पहले बात चली और कंचन जी ने बताया कि कोई भी प्लेनेट अगर सूर्य से दूर चला जाता है तो वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। उसको साइंटिफिकली हम ऐसे समझेंगे। अब सूर्य और चंद्रमा क्यों रेट्रोग्रेड नहीं होते, बाकी सारे प्लेनेट क्यों रेट्रोग्रेड होते हैं? कभी आपने किसी की कुंडली में सूर्य रेट्रो देखा या चंद्र रेट्रो देखा? क्यों? उसका कोई लॉजिक होना चाहिए ना। अगर वो होता ही सारे, नहीं। वो प्लैनेट नहीं है ना, वो इल्यूज ये है, इल्यूमिनरीज। चंद्रमा कहाँ इल्यूजनरी है? नहीं, इल्यूमिनरीज लाइक दोज आर लाइट लाइट वाले। ओके। उसका हम्म। कंसेप्ट ये है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की ऑर्बिट पे, पृथ्वी का सैटेलाइट है। चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है, करेक्ट? तो उसकी जो मोशन है वो पृथ्वी के आसपास ही होती है, मतलब पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होती है। और हम्म। सूर्य जो है, वो सूर्य के हिसाब से हमारी एस्ट्रोलॉजी की गणना होती है, सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से। इसलिए हम उन उन ग्रहों को कभी रेट्रोग्रेड कंसीडर नहीं करते हैं, और ना तो वो रेट्रोग्रेड की गिनती में आते हैं। अब सारे ग्रहों की बात करें तो अपना जो पूरा नवग्रह मंडल है, उसकी ऊर्जा का स्रोत कौन है? सन। सन। सन है। सारे प्लेनेट को या तो सारी सृष्टि को, या ऐसा कहा जा सकता है कि सारी सृष्टि को ऊर्जा जो मिलती है वो सूर्य से मिलती है, जी। करेक्ट? तो जो भी प्लेनेट सूर्य से जितना दूर जाएगा डिग्रिकली, वो अल्टीमेटली सूर्य के ऊर्जा को लेने के लिए छटपटाएगा। जैसे बाप से कोई दूर जाता है तो उसकी एक हद तक दूर जाने के बाद वो छटपटाता है अपनी फैमिली के लिए, अपने पिता के लिए, उनकी छत्र छाया में रहना चाहता है। और जैसे ही एक डिस्टेंस से ज्यादा उनको जाना पड़ता है, तो वो एक छटपटाहट महसूस करते हैं, जिसे हम रेट्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर। सीधा सीधा कंसेप्ट है ना। यस। अब हर एक ग्रह की अपनी अपने डेज होते हैं कि रेट्रोग्रेशन वो कितने दिन तक रहेगा। तो जैसे हम बात करें कि सबसे नजदीक का ग्रह है जो मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी 12 से 24 दिन रेट्रोग्रेड होता है, और स्टेशनरी 1 डे होता है। सेम वे वीनस को अगर देखा जाए तो वीनस 42 डेज तक रेट्रोग्रेशन मूवमेंट में रहता है, और 2 दिन के लिए स्टेशनरी रहता है। मार्स देखा जाए तो 180 डिग्री 80 डेज के लिए रेट्रोग्रेशन में रहता है, और 3 से 4 दिन स्टेशनरी रहता है। जुपिटर की बात करें तो 120 डेज तक उसका रेट्रो मूवमेंट रहता है, और स्टेशनरी 5 दिन के लिए रहता है। सैटर्न की बात करें तो 140 डेज तक रेट्रोग्रेड रहता है, और स्टेशनरी 5 दिन के लिए रहता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से नजदीक की और नजदीक से दूर की ओर जाते जाते हैं, उसका रेट्रोग्रेशन का डेज बढ़ता जाता है। अब हम डिग्री के कंसेप्ट में बात करें तो सूर्य से जब भी मर्क्यूरी 12 से 15 डिग्री तक दूर जाएगा ना, आगे या तो पीछे, वो अपने आप को रेट्रोग्रेड फील करना शुरू कर देगा। आप किसी भी चार्ट में उठा के देख लीजिए, अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो वो सूर्य से 100% 12 से 15 डिग्री डिस्टेंस में होगा।
सेम वे वीनस 72 डिग्री की डिस्टेंस तक रेट्रो रहता है। सेम वे अगर मार्स को कंसीडर किया जाए तो 135 टू 150 डिग्री तक वो रेट्रोग्रेड रहता है। जुपिटर की बात करें तो 120 टू 140 डिग्रीज तक वो रेट्रोग्रेशन फील करता है। और सैटर्न की बात करें तो 170 टू 190 डिग्रीज तक वो रेट्रोग्रेड रहता है। ये सारे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में आपको बता दिए। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आप सूर्य से वो जितना दूर जाएगा उतना छटपटाहट महसूस करेगा और अपने आप को रेट्रो मोशन में। अभी मैं उसको एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। आप स्विमिंग पूल में उतरे हो। अभी स्विमिंग पूल में कैसा होता है कि पहले एक शैलो होता है, फिर वहां से ग्रेजुअली आप डीप में जाते हो जनरली, राइट। अब आपको तैरना नहीं आता है, आप शैलो में आराम से घूम रहे हो। आप चलते 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 थोड़ा डीप की ओर चले गए। आप क्या करोगे? स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल करेंगे ना कि अपने आप को कैसे बचाएं। यस ठीक है। सर। और इधर उधर देखना चालू करोगे कि कौन मुझे बचा रहा है, या तो कहीं हेल्प से के लिए मुझे हेल्प मतलब मिल आगे रही है या पीछे, नहीं मिल रही है। सॉरी। हेल्प के लिए आगे पीछे देखेंगे, मतलब कहाँ हेल्प से के हेल्प मिल पीछे रही आगे पीछे देखेंगे ना। है। और अगर हेल्प ना मिली तो क्या करेंगे? डूब जाए। ट्राई लाइन करेंगे बाहर निकलने का अपने आप ही। अपने ट्राई आप करेंगे बाहर आप। निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ। अपने हाथ पैर छटपटा के खुद तैरना सीख जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। रेट्रोग्रेशन प्लेनेट का यही रोल होता है, आपके जीवन में छटपटाहट महसूस करवा के आपको उसके लिए तैयार करना है। दिस इज द रोल ऑफ द रेट्रोग्रेशन प्लेनेट इन योर चार्ट। अब कोई कहता है वो बुरा है, पिछले जन्मों का कर्म है, उसके कारक तत्वों में कमी लाता है। नहीं, वो अपने कारक तत्वों को बढ़ा देता है कि वहां से इंटेंट जागृत हो जाता है आपका पॉजिटिविटी के, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। आप स्विमिंग पूल में जब सैलो में तैर रहे होते हो तो आप आराम से तैरते हो। जैसे ही डीप में चले जाते हो तो क्या करते हो? आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो अपने इंटेंट को बहुत वहां पे क्लियर करना पड़ता है आपको। और जिस दिन वो इंटेंट क्लियर हो गया ना, उस दिन रेट्रोग्रेड प्लेनेट आपके जीवन में जो भी हम दो हाउसेस में उसको कंसीडर करते हैं ना, आगे पीछे दोनों जगह पे, वो दोनों जगह के रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन हमने आज तक उसको क्या देखा है? वो नेगेटिव है, अच्छा नहीं माना जाता है। दिस इज व्हाट वी आर इंटरप्रिटेटिंग इन अवर एस्ट्रोलॉजिक टर्म्स। तो अब ये रेट्रोग्रेड प्लेनेट आपके लिए अच्छा हो गया या बुरा हो गया? अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। हम्म, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वो तो नहीं पता। उसका उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो उसके कारक तत्व को, जो भी तत्व है, वहां पे आपको कंसंट्रेट और फोकस करना पड़ेगा। प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा वही। उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन में लाना पड़ेगा। तब जाके आपको वो 100 नहीं 200% रिजल्ट देगा। मतलब जो रेट्रो नहीं है उससे भी अच्छा देगा इफेक्ट। रेट्रो नहीं है उससे भी अच्छा इफेक्ट देगा। देयर यू आर। क्योंकि वहां पे उसके पास चेष्टा बल ज्यादा है, उसकी एनर्जी को आपको चैनलाइज करना पड़ता है वहां पे। और वो चैनलाइज हो गई तो वो सारा काम आपका करके दे देगा। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी वो प्लैनेट के ऊपर, राइट? मेहनत तो तो हर एक वो प्लेनेट के ऊपर करनी अगर पड़ती है मैडम। लेकिन एक होता है ना कि आप इस प्लेनेट को थोड़ा दोगे तो वो आपको ज्यादा करके देगा। तो रिटर्न्स आर मोर देन रिटर्न्स आर मोर, द यस। आपको सबसे पहले उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो वहां से रिटर्न्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे और सारे वे में रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर मैं समझ लो कि हम सैटर्न रेट्रो की बात करते हैं, तो हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करते हैं, तो सैटर्न अगर एक 10वें घर में बैठा है और रेट्रो है,
तो वहां से 9वें घर में भी वो उसको कंसिडर किया जाएगा। अब काफी सारे केसेस में हमने जैसे भी आगे भी स्टडी की है, बहुत चार्ट स्टडी की है, आपने उसमें देखा होगा कि अगर सैटर्न रेट्रो है तो वो कुंडली के सारे प्लेनेट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बना लेता है। तो मतलब क्या हुआ कि सैटर्न के पास हर एक ग्रह के काम करने की एक इनबिल्ट कैपेसिटी है। आप अगर उस पे फोकस करोगे, अपना टास्क बढ़ाओगे, अपनी मेहनत बढ़ाओगे, तो वो सारे रिजल्ट्स आपको लाके दे देगा अपने कर्म में। सिंपल बात ये हुई ना। अगर हम यस सर। भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से जो हमें पढ़ाया गया है, उस हिसाब से अगर हम समझते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है, राइट। तो वो प्लेनेट बुरा कैसे हो गया? कोई कर्मों का फल नहीं है। इस जन्म में आपको क्या कर्म करना है ना, उसके ऊपर फोकस करना है। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता पाएगा कि पिछले जन्म में आपने क्या किया है और कौन से बुरे कर्म किए हैं। कैन एनीबॉडी इंटरप्रिट इट? और अगर उसने बताएगा, मगर वो अंधेरे में तीर लगाएगा, बताएगा अंधेरे आप में तीर ऐसा था लगेगा, वो वैसा था। आपको जो जो भी कहानी बोलेगा वो आपको उसको मान लेनी पड़ेगी। उसका कोई मापदंड नहीं है प्रूव करने का आपके लिए। प्रूफ ही नहीं है ना सर। सॉरी, प्रूफ का है। देयर इज नो प्रूफ। देयर इज नो प्रूफ, यस। तो जब भी कोई मेरे पास आता है या मुझसे बात करता है कि यार मैं पिछले जन्म में क्या था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चला है अभी, ठीक है। अब भाई इस जन्म में आ गया है, पास्ट लाइफ में तूने क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ के इस जन्म में क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना है। तो हो सकता है तेरा अगला जन्म सुधर जाए। सही है, लॉजिक सही है। पीछे मुड़ के देखना क्यों है? और जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन क्यों करना है? तुम्हारे प्लेनेट, इस जन्म के प्लेनेट आपके सामने हैं। वो हर एक प्लेनेट आपके जीवन में आपको कैसे कर्म करना है उसके ऊपर इंडिकेशन कर रहे हैं, उसका हमको पाथ दिखा रहे हैं। तो हम वो पाथ को पकड़ेंगे या पीछे क्या हुआ है वो देखने जाएंगे? एम आई करेक्ट? यस। तो एस्ट्रोलॉजी को इस कंटेक्स्ट में जब देखना शुरू कर दोगे ना, आपके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। यू विल ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस टुवर्ड्स योर गोल, कि अब मुझे आगे क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। एग्जैक्टली। कौन से रास्ते पे चलना है वो अपने को नक्की करना है। कौन से रास्ते पे चलना है? आपका सैटर्न अगर रेट्रो है तो आपके पास बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है इस जन्म में अपने बहुत सारे कर्म करने की। तो उसके ऊपर फोकस ना करके हम क्यों दूसरी बातों पे फोकस करें? अभी एक मैंने बहुत सारे इसमें क्या है, हमको रेट्रोग्रेशन थोड़ा समझना है तो हमको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी थोड़ी हेल्प लगेगी। तो हम उसको आगे, जब हमारी अभी दूसरी क्लास शुरू होगी तो मैं एक एग्जाम्पल दे के बताना चाहूंगा आप सबको कि अगर चलो सपोज मान लो कि किसी की कुंडली में रेट्रो प्लेनेट है, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर रेट्रो है अपनी कुंडली में, ठीक है। अब आपकी कुंडली में जुपिटर, आपका जन्म सपोज हुआ है कि आज के दिन में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो 1/7/2025 को उसका जन्म हुआ, और समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल उसकी कुंडली में जुपिटर रेट्रो बैठ के आया है। तो कोई एक मोमेंट तो ऐसी होगी ना पीछे के जहां वो डायरेक्शनल से रेट्रो हुआ होगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि वो रेट्रोग्रेड मूवमेंट में ही चलता है। कोई एक पॉइंट होगा कि वहां वो डायरेक्शनल से रेट्रोग्रेड हुआ होगा। आप आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। तो उसको इंटरप्रिट कैसे करना है और उसका रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, यहां पे हम थोड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस लेंगे। तो जिस दिन वो जो भी प्लेनेट आपकी कुंडली में रेट्रो है, वहां से पीछे जाके डेट में देख लीजिए कि वो कौन से टाइम पे और कौन सी डेट पे रेट्रोग्रेड हुआ था। वो टाइम डेट लिख लीजिए और वही टाइम और डेट की आप एक कुंडली बनाइए। कुंडली से आपको D9 चार्ट मिल जाएगा वहां का। D9 चार्ट में
वो जो प्लेनेट आपकी कुंडली में रेट्रो है उसकी पोजीशन कौन सी राशि में है वो देख लीजिए, और वो जिस राशि में है उसी राशि में आपके D1 चार्ट में उसको लिख लीजिए। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम है? चलो वन बाय वन समझाता हूं। तो एग्जाम्पल देके बनाएंगे। एग्जाम्पल अभी अभी मैं लिखवा रहा हूं एग्जाम्पल। हम ये क्या है, एग्जाम्पल शुरू करेंगे तो ये मीटिंग में खत्म नहीं होगा वो एग्जाम्पल, इसके लिए और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आप आज के दिन में एक बच्चा पैदा हुआ है 1/7/2025। आपने उसका चार्ट लगाया आज के दिन का, और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज के दिन में जुपिटर रेट्रो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो आपको आज के चार्ट में जुपिटर रेट्रो दिखेगा। अब जुलाई महीना चल रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि या तो जून में या तो मई में या तो अप्रैल में जुपिटर डायरेक्ट से रेट्रो हुआ होगा एक मोमेंट पे। वो मोमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। आप चार्ट से ही देख सकते हो उसको, अलग अलग डेट में या महीने में जा जाके, या तो दृक्पंचांग.com करके एक वेबसाइट है, उसमें प्लेनेट की कब रेट्रो हो रहे हैं, कब दूसरी राशि में जा रहे हैं, वो सारे अंदर इंडिकेट किए गए होते हैं। आप वहां से उसको देख लीजिए कि ये कौन से डेट को और कौन से टाइम पे डायरेक्ट से रेट्रोग्रेड हुआ था। वो डेट और टाइम आप लिख लीजिए। ठीक है, अब वो डेट और टाइम जो आपको निकला उसकी एक कुंडली बनाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज से देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 1 मई 2025 को जुपिटर रेट्रो हुआ फॉर एग्जाम्पल, और सुबह 9:30 पे हुआ। करेक्ट? तो आप क्या करेंगे, 1 मई 2025 का सुबह 9:30 का एक चार्ट बनाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा, D1 चार्ट आएगा, साथ में D9 चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। करेक्ट? जी सर। यहां तक किसी को डाउट? No. हाँ सर। सारों लोगों को समझ में आ गया? यस सर। अब वो D9 चार्ट में वो कहीं ना कहीं तो किसी राशि में बैठा होगा। फॉर जी सर। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि वो जुपिटर 1 मई 2027 की कुंडली D9 चार्ट में वो कैंसर में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपके D1 चार्ट में जो आप आज 1/7/2025 की कुंडली जो आज की बना रहे हैं वहां पे जुपिटर को कैंसर साइन में लिख देंगे, आपके जहां पे भी आती हो कैंसर साइन आपके चार्ट में। ठीक है, तो वो जिस घर में भी आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी मेष लग्न की पत्रिका है और जुपिटर D9 में उस दिन तक आपको कैंसर राशि में दिख रहा है, तो जुपिटर आपके 4th हाउस में आएगा। और फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि जुपिटर आपकी कुंडली में तो ऑलरेडी 7th हाउस में बैठ के रेट्रो हुआ है, लेकिन उसकी एक कंटेक्स्ट 4th हाउस में भी आएगी अकॉर्डिंग टू दिस टर्मिनोलॉजी। तो वो वहां पे आपको 4th हाउस का रिजल्ट भी दे सकता है। जब भी वैदिक कंटेक्स्ट में बात करें तो जुपिटर की महादशा या तो अंतरदशा चलेगी, तब वहां के भी जो प्लेसमेंट है उसके परिणाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में 4th हाउस अगर दिखा रहा है तो 4th हाउस के भी परिणाम आपको मिलेंगे। अच्छे बुरे बात की बात है, लेकिन परिणाम जरूर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर वैसे ही 6th हाउस में चला जाता है D9 अकॉर्डिंग, राशि तुल्य नवमांश की जिसकी हम बात करते हैं, ये राशि तुल्य नवमांश कहा जाता है। अगर वो 4th हाउस की जगह 6th हाउस में आ गए तो हो सकता है आपके रोग भी बढ़ा दे, आपके शत्रु भी बढ़ा दे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सोशल सर्विसेज को भी बढ़ा दे, या तो 6th हाउस के कारकत्व अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं या तो उसको इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको बेनिफिट भी मिल जाए। तो कितने हाउस का काम करेगा वहां पे बैठा बैठा जुपिटर? 7th हाउस का करेगा, 6th हाउस का करेगा, और राशि तुल्य नवमांश में जो भी आएगा उसका भी करेगा। तो कितनी सारी स्ट्रेंथ हो गई जुपिटर के पास।
कैपेसिटी बढ़ गई ना उसकी फल देने की। 3-4 घर को दे सकता है रिजल्ट वो। अब जुपिटर के कारक तत्व आप अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आपको फल मिलेगा, और वो फल की बढ़ोतरी आप दशा या अंतर्दशा लगा के दे सकते हैं। सिंपल फंडामेंटल है। समझ में आई सबको बात? कोई डाउट हो Yes, sir. तो हम क्लियर कर लेते हैं। 4-5-7 मिनट का टाइम है अपने पास, फिर हम उसको एग्जैक्टली चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है वो समझेंगे। ठीक है? ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, एनी वन कैन आस्क, अगर ना समझ में आया हो तो। एनी वन हैविंग क्वेश्चन? कंसेप्ट क्लियर नो है सर, रेट्रोग्रेड क्लियर है। प्लैनेट का? यस। यस सर। जो भ्रांति दिमाग में बिठाई गई थी वो क्लियर हो गई? यस सर। अब क्या ले सकते हो आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट से? फायदा, So many benefits. है जी? So many बेनिफिट benefits. Benefits. जितना हो सके उतना बेनिफिट ले सकते हैं। और जब भी वो प्लेनेट एक्चुअल में रेट्रो होगा और आपके ट्रांजिट के रेट्रो के साथ कनेक्शन बनाएगा, तब उसकी फल देने की कैपेसिटी और भी बढ़ जाएगी। सिंपल फंडामेंटल है। कितना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। पिछले जन्म का कर है ना, ये है ना, वो है ना, इस जन्म में इसमें इसके कारकत्वों में कमी आएगी आपको, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एंड ब्ला 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 ब्ला। एस्ट्रोलॉजी को कभी प्रॉब्लम के रूप में देखना ही क्यों है? और फिर क्या करेंगे सर? रेमेडीज दे दो, हमें कुछ रेमेडीज दो। अरे भाई, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए रेमेडियल साइंस। उसको एस्ट्रोलॉजर्स ने रेमेडियल साइंस बना दिया है। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी इज अ डायरेक्शनल साइंस। वो आपको पथ प्रदान करता है कि इस पथ पे चलो तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, या तो दिस इज योर डेस्टिनी, फॉलो इट ब्लाइंडली। सर, वो तो पहले से एक नियम बना हुआ है ना कि एस्ट्रोलॉजी में जितना सामने वाले को डराओगे उतना ज्यादा। एग्जैक्टली यहाँ आ, ये जो बिजनेस है ना, उसको डर का बिजनेस हाँ, बना दिया है। जैसे डॉक्टर का होता है वैसे एस्ट्रोलॉजर का भी है हाँ, सेम, के वैसे भी ये सेम नहीं है, करोगे सेम तो ये है, होगा। सेम। इवन मोर वर्स्ट, इवन मोर वर्स्ट। यस। डॉक्टर तो क्या है कि भाई आपका इलाज करके पैसे लेके छूट जाएंगे, आप ठीक हो जाओगे, भूल जाओगे। ये तो आपके दिमाग में बिठा देगा, लाइफ टाइम उसको हाँ, लेके चलोगे। कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे यार मेरी कुंडली में तो शनि की वक्र दृष्टि है, बात खत्म। मतलब सबसे पहले अपने दिमाग को सुधारना है, बाकी सब सब अपने आप आप ठीक हो अपना जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड जितना पॉजिटिव वे में ले जाएंगे ना, चीजें आपके सामने क्लियरली पॉजिटिव वे में आना शुरू हो जाएगी। 100%। नेगेटिविटी की तरफ आप फोकस ही नहीं करोगे कभी। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको एडॉप्ट करनी होगी और उसको अपनानी होगी। आप देखना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके सामने जैसे ही नेगेटिव चीज आएगी ना, आप उससे दूर हो जाओगे, उसको मुझे जानना भी नहीं। आई डोंट वांट टू गो इन दैट। यहां से पॉजिटिव क्या हो सकता है उसकी बात करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी वॉर चल रहा है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है? अब प्लेन क्रैश हुआ तो मैं जो 2-3 लोगों से बात की मैंने, जो एकदम ओझल हो गए, 3-4 दिन से कोई मैसेज वैसेज कुछ नहीं था, जो रोज मैसेज करते हैं, भाई क्या हुआ? अरे यार इमोशनल सेटबैक में हूं। क्यों भाई? अरे यार अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया ना, तो तेरा कोई जानने वाला या नजदीक वाला कोई गया अंदर? बोले नहीं, बस ऐसे ही यार, बहुत बुरा हुआ, आई एम इन इमोशनल सेटबैक। अरे भाई, तुमने वो न्यूज देख देख के अपने दिमाग को नेगेटिव ट्रिगर कर लिया। अगर हुआ है तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। जो नहीं होना था अब हो गया। आपके मेंटल के ऊपर उसका प्रभाव क्यों आता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वीक है।
और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक का वीक है या हर एक का स्ट्रांग है, उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। दिस इज द फंडामेंटल। और वहीं से सारी सारी चीजें आपके सामने पॉजिटिव वे में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। किसी ने सर एक चीज मैंशन किया है कि पूछे सर। जुपिटर रेट्रो है, तो हाउ टू यूज जुपिटर मीन्स है शुड डू लॉट ऑफ पूजा। देखिए कहां पे बात आ गई वापस। जुपिटर के कारकत्व क्या है सर जी? पंकज जी बताइए मुझे, जुपिटर के कारकत्व का आपको मालूम है? पूजा पाठ इज नॉट द ओनली जुपिटर सर। जुपिटर बहुत सारे तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपके दिमाग में बिठाया गया है कि पूजा पाठ इज जुपिटर। नो, पूजा पाठ इज नॉट जुपिटर। जुपिटर इज योर बिलीफ सिस्टम, योर विजडम, योर moral values, your ethics, how you represent with your society, your luck, and your nature. Overall nature, I will say. A soul nature or soul journey can be seen by the Jupiter. जातक अपने जीवन में क्या क्या अनुभव करेगा और जीव के रूप में क्या क्या महसूस करेगा, वो जुपिटर से देखा जाता है। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। चलो हम नेक्स्ट मीटिंग में, अब 10-15 मिनट बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको चार्ट पे एग्जांपल पे लेते हैं। और किसी के पास अगर रेट्रो वाला चार्ट है तो मुझे बर्थ डिटेल सेंड कर दीजिएगा, वी विल डू इट। Sir, I'll send. या श्योर, Okay. I'll put in the group. या नो Yeah. प्रॉब्लम। Okay. सो